हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट वीडियो मेरा था यहाँ उसमें मैं बताया था आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टिकल्स के बारे में बताऊँगा। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था, जो मैंने बोला था कि चैप्टर 3 जो है 9th क्लास का, पेज नंबर 37 में उस आयंस का जो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस है उसको याद करने के लिए, तो आज उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। उसके पहले ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आता है और ये आगे चलकर बहुत ही दिक्कत करता है। तो टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं जो वो 3 टाइप के होते हैं: एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम क्या है कि डिफिनेशन जो है आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी जो एलिमेंट है, हमारे क्लास 9th तक में जो एलिमेंट्स है वो 1 to 20 तक जो पीरियोडिक टेबल में है उसे अगर हम याद कर लें तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट, ऐसे तो इससे भी स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। और जैसे आप सिंपल ये देखिएगा कि जैसे हम सोडियम का जो सिंबल लिखते हैं वो कैपिटल N और ये लिखते हैं, तो ये केवल अकेला रहेगा तो ये एटम कहलाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन लिखें तो ये हाइड्रोजन का एटम कहलाएगा, एल्युमिनियम लिखें तो ये एल्युमिनियम का एटम कहलाएगा, ये कैल्शियम लिखे तो ये कैल्शियम का एटम करे, मतलब ये अकेला रहता है। इसमें एक चीज़ अभी ही मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये सोडियम है तो ये 2 लेटर से बना हुआ है, तो आप गौर कीजिएगा कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल और जो दूसरा लेटर है वो स्मॉल में रहता है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट का सिंबल हो गया। अगर ये दोनों कैपिटल में रहें जैसे NO, तो ये सिंगल एलिमेंट नहीं हुआ, नाइट्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ। उसी तरीक़ा से आप यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, तो A कैपिटल में है, L स्मॉल में है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट का आपका सिंबल है। यानी कि मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके बारे में आप नहीं जानते हो और उसका अगर सिंबल दिया हुआ है तो आप जान जाएंगे कि वो सिंगल एटम का दिया हुआ कि डबल है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जो एटम है, ये सोडियम अलग हो गया, कैल्शियम है, ये एल्युमिनियम है, तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि जब भी कोई एटम रहेगा वो अकेला एलिमेंट का सिंबल रहेगा। मॉलिक्यूल्स क्या है कि कोई भी 2 सेम एटम और डिफरेंट या उससे ज़्यादा, मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम एटम काउंट करें तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 3, यानी कि अगर हम बात करते हैं H2SO4 में तो यहाँ पे टोटल 7 एटम्स हैं जो कि 2 से ग्रेटर है। और जब भी कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हम देखते हैं उसमें एटम जो है अगर वो 2 से अधिक है तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। और यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में, कि कंपाउंड्स का क्या क्राइटेरिया है कि एटम्स 2 से अधिक हो और वो डिफरेंट हो, दैट मीन्स कि H2 जो है ये मॉलिक्यूल है बट ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वाले क्राइटेरिया को तो पूरा कर रहा है, लेकिन चूंकि दोनों हाइड्रोजन है एटम, इस कारण से ये कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बेसिक डिफरेंस जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में है वो ये है, जो हमारे यहाँ सिंबल में काम आएगा, सिंबल से उसको हम पहचान सकते हैं
कि कंपाउंड में सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ HNO3 ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों है, बट H2 जो है ये मॉलिक्यूल है, Cl2 जो है ये मॉलिक्यूल है। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 या 2 से अधिक एटम, जैसे ये O3 ऑक्सीजन के ही 3 एटम है तो ये मॉलिक्यूल हो गया, और ये ओजोन होता है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एटम क्या हो गया कि जो अकेला रहेगा, और मॉलिक्यूल्स क्या हो गया कि जो 2 या 2 से अधिक रहेगा। अगर डिफरेंट रहा तो उसको हम कंपाउंड भी कहते हैं, नहीं तो जितने सारे यहाँ जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अब बात आता है आयंस का। तो आयंस में क्या हो गया कि वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, अगर उस पर कोई भी तरह का चार्ज होता है, वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, कोई भी तरह का चार्ज होता है प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो वो आयंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से जान लें कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे ये सोडियम एटम का आयंस है, चूँकि सोडियम अकेला है तो ये सोडियम एटम के आयंस है। सोडियम अकेला है तो ये सोडियम एटम के आयंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें SO4 2- तो ये जो है SO4 2- ये सल्फेट मॉलिक्यूल्स के आयंस है। चूँकि यहाँ पे एटम जो है 2 या 2 से अधिक है, इस कारण से ये मॉलिक्यूल हो गए, और ये उसके आयंस है SO4 2-। तो आयंस जो है एटम्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, तो इसको याद रखें। और अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। तो यहाँ पे हाउ टू राइट फार्मूला इफ़ वी नो द रेडिकल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका था कि आपको जो आयंस याद करके रखना है। आपने अगर याद कर लिया है तो बहुत अच्छा, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको आयंस याद रहेगा तो कैसे आप जो है आसानी से किसी भी फार्मूला को लिख सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने पहले जो है सोडियम प्लस बताया, तो सोडियम प्लस इस पे 1 है और SO4 2- इस पर 2 है, तो ये 2 जो है वो इधर और इसका 1 जो है इधर चला जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा Na2, यहाँ आ जाएगा तो Na2 एंड SO4। 1 देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 अपने आप ही है, अगर कुछ नहीं है तो डन है कि 1 है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें और भी आपको जैसे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे आप कोई भी तरह का एग्जांपल दे सकते हैं। आपने अगर देखा होगा तो मैग्नीशियम 2+, Mg2+ हो गया। अब इसको आप किसी भी निगेटिव आयंस O2- के साथ इसका कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसका 2 यहाँ और इसका 2 यहाँ, तो जो कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा Mg2O2। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दोनों में 2 कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये MgO हो जाता है, जो इसका फार्मूला होता है। अगर यही हम Mg2+ और PO4 3- का निकालें तो ये 3 यहाँ और 2 इस पे, तो 2 ये 3 का तो हमको आसान लग रहा है कि Mg एक सिंगल एलिमेंट है, इस पे चला गया। अब ये PO4 पे 2 जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि PO4 और ये ऐसे और यहाँ 2, तो ये हो गया Mg3PO4 2-। अब यहाँ पे कॉमन नहीं है, इस कारण से ये दोनों कैंसिल आउट भी नहीं होगा और ये फार्मूला यही हो जाएगा। इसी तरीक़े से आप कोई भी एग्जांपल लेके आए, आपने अगर उसको याद किया होगा, जैसे आपको एग्जांपल में दिया होगा Fe3+, ये पॉजिटिव आयंस है और इसको अगर Na3- से किया जाएगा तो 3 इसका इधर, 3 इसका इधर, तो Fe3 और N3 हम बताए थे कि कॉमन होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो FeN भी बन सकता है। अब एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे
कि Na प्लस है और OH माइनस है, तो दोनों 1 है, इधर 1 है तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए NaOH ये हो गया, ये सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आप इसको पूरा याद कर लेते हैं तो जनरली जितना क्लास 10th में यूज होता है वो सारा का सारा आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका प्रैक्टिस भी करने से अगर आपको याद नहीं होता है तो एक बार, 2 बार, 4 बार जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सहूलियत होगा, और जितने भी केमिकल रिएक्शन से वो आपके लिए आसान होता है। रेडिकल्स वर्ड का मैंने यूज किया तो ये दोनों पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये दोनों के लिए यूज होता है। रेडिकल्स पॉजिटिव रेडिकल्स कहलाता है, नेगेटिव रेडिकल्स कहलाता है। रेडिकल्स कुछ नहीं, यही आयंस जो हो गए, ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं। और कभी भी जब कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से ही बनता है। H2 है तो H2 ये बाद में जब हम लोग आगे के क्लासों में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सब कैसे फॉर्मेशन होता है। और इन जनरल अभी हम लोग को जो जानना है तो ये आयंस याद कर ले, और जो भी इसके ऊपर का है वो इस पे और वो इस पे करके, जैसा कि मैंने एग्जांपल में और कुछ उस बुक में भी एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको ज़रूर याद कर ले, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन अगर टेक प्लेस हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि ये रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आसानी से पता नहीं चलता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि एक रिएक्शन होना, दैट मीन्स कि जो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करना, और एक होता है कंप्लीट करना। तो कंप्लीट करने का अलग तरीका है जो कि आगे चलकर हम लोग 11th में पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल इंडिकेटर जो है हमारे लिए चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये 4 को देखकर हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ना कि कंप्लीट हुआ है। तो उससे हमको मतलब नहीं है, रिएक्शन हो रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो कि ये दिखाता है जैसे कि ये चारों हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो केमिकल चेंज ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे आइस है, आइस अगर पिघल कर वाटर बन गया तो यहाँ पे आइस सॉलिड में है और यहाँ लिक्विड में हो गया, तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। तो ठीक है, उस बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को ये जानना है कि अगर स्टेट, कलर और गैस में चेंज, टेम्परेचर में चेंज और गैस का वैल्यूएशन निकलता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम, और जो भी हम एग्जांपल दे रहे हैं वो बुक का ही दे रहे हैं ताकि आप जब भी बुक पढ़ें तो आपको आसानी से सारा चीज़ समझ में आए। मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन गैस में जब बर्न करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि सॉलिड है। इसके एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि हम लोग मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और उस पर फायर करते हैं तो उसका रिएक्शन यही है। ये मैग्नीशियम, यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीशियम सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिक्स करके जो स्टेट चेंज होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड में हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हम पहले भी बता चुके हैं कि लेड नाइट्रेट, जो एग्जांपल हम पहले बताए थे, पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्ट करता है तो ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पे कलर देखते हैं तो ये वाइट है, ये कलरलेस है, और जो प्रोडक्ट बनता है ये येलो और वाइट बनता है। ऐसा नहीं कि हमको कलर याद करने का कोई भी बोधरिंग है, हमको रिएक्शन केवल जानना है ये रिएक्ट कैसे करता है। और ये एग्जाम्पल केवल इसलिए दिया जा रहा है कि आप जान सकें कि जो हम लोग का इंडिकेटर है वो सारी चीज़ें कैसे बताती है, कैसे ये कलर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको ये याद रखना है कि ये कलर चेंज ऐसे हो रहा है, लेकिन हाँ अगर एक आध एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है तो हम उसको याद भी रख सकते हैं। क्योंकि जो क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना है, ये चीज़ हम बाद में बताएंगे कि ये केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो इनऑर्गेनिक जो पार्ट है केमिस्ट्री में, उसको हम लोग का ज़्यादातर ज़्यादा रिमेंबर ही करना है। कुछ लॉजिकली चीज़ें आती है जो कि आप
एक बार समझ ले तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। लेकिन जनरली इनऑर्गेनिक में आपको याद रखना होगा, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फुल्ली उसी पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें लॉजिकली आएगी जो एक बार आप समझ लेंगे तो आपको आगे हमेशा ही याद रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं कि जब जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ये ZnSO4 और H2 गैस बनाता है। ये सिंबल यही बताता है कि ये गैस बनते के साथ ही इवॉल्व हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये बुलबुला से निकलता है तो हमको पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिकेटर्स मैंने बताया कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इसके लिए एग्जांपल था कि स्टेट में चेंज, कलर चेंज, गैस, टेम्परेचर का जहाँ तक बात है तो टेम्परेचर या तो किसी रिएक्शन में हम लोग देते हैं या किसी भी रिएक्शन से ये टेम्परेचर निकलता है। तो टेम्परेचर देना या निकलना ये मेनली रूप से होता है एनर्जी, यानी टेम्परेचर यानी एनर्जी किसी में देते हैं और एनर्जी किसी में निकलते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हम बता दे रहे हैं कि एनर्जी जब कोई रिएक्शन लेता है तो वो कहलाता है इंडोथर्मिक, यानी कि उसमें एनर्जी इन की है। और जब एनर्जी निकलता है तो वो कहलाता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक, यानी कि यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज हुआ है, तो एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है कि टेम्परेचर कमता है। और इंडोथर्मिक में जब ये टेम्परेचर लेता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये बताता है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट मीन्स कि हॉट हो जाता है, और टेम्परेचर घटता है दैट मीन्स कि कूल हो जाता है। यानी जिस बर्तन में, जिस यूटेंसाइल में हम लोग उसको देखेंगे तो उसको टच करके हम पता कर लेते हैं कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टेम्परेचर ले रहा है कि टेम्परेचर घट रहा है, वो हॉट और कोल्ड होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताया, 4 चीज़, कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो है वो हमको स्टेट में चेंज, कलर में चेंज और इवोल्यूशन ऑफ गैस और जो है टेम्परेचर में चेंज, यानी बर्तन को छूकर हम जान सकेंगे। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी जो हम बेसिक क्लास बताएं ये एकदम सिंपल है। फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने ये बताने का कोशिश किया कि ये जो न्यू सिलेबस है उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, और केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया। फिर मैंने इस वीडियो में ये बताने का कोशिश किया कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हमको कैसे पता चलेगा, इंडिकेटर से। अब ये अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको जो हम लोग लिखे हैं ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन, और इसी को हमको बैलेंस करना होता है। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि हाउ अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, कैसे एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड कर पाएंगे, हाउ अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। थैंक यू।